ओके लेट्स स्टार्ट। देखो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, अकाउंट्स का बेसिक एज वेल एज जर्नल्स को समझने वाले हैं, फास्ट ट्रैक समझने वाले हैं। तो समझना चीजों को और घर जाके गो थ्रू भी करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, एक सिंपल सी चीज सोचो, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। क्या चीज का हिसाब किताब रखना? तुम अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका हिसाब किताब। तो बेसिकली हम लोग एक सिंपल सी चीज समझते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, हर इंडिविजुअल कोई ना कोई, आ जाओ, हर इंडिविजुअल कोई ना कोई तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है ना। तुम जाओगे, तुम जब सपोज करो कुछ खाना पीना खाना है, तो सपोज करो तुम जाओगे बाजार, जाके बोलोगे सर मैगी खाना है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि आप मैगी ले रहे हो तो सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो। हर इंडिविजुअल कोई ना कोई तरीके की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, एंड इस इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम लोग नाम क्या देते हैं पता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दीज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो मैंने दिया है लेकिन इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स में सिंपल सा डिफरेंस होता है। इवेंट्स मतलब एनी एक्टिविटी whether it involves monetary movement or not, and whether it relates to the business or not, that is called event. Event मतलब any activity, right? And basically मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो event is used to mean happening as a consequence of the transaction or a result। मतलब basically क्या, event मतलब कोई भी happening हो सकती है जो consequences of a transaction भी हो सकता है, that is called a result, राइट। बट ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है दैट इवेंट विच इन्वॉल्व मॉनेटरी मूवमेंट। जिस ट्रांजेक्शन में, जिस इवेंट में मॉनेटरी मूवमेंट होता है, जो बिजनेस से रिलेट करता है, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उस इवेंट को ट्रांजेक्शन बोला जाता है जिसमें मॉनेटरी मूवमेंट होता है, मतलब पैसों का लेन देन होता है। पैसा ही जरूरी नहीं, वैल्यू का लेन देन होता है। बार्टर बोल के कोई वर्ड सुना है तुम लोग? क्या होता है आकांक्षा बार्टर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब सपोज कर लो मेरे को ना तनीषा से पेन लेना है, तो मैंने उसको कैलकुलेटर दिया, बदले में पेन ले लिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बार्टर। तो मॉनेटरी मूवमेंट तो हुआ, यहाँ भी मूव हुआ ना, वैल्यू का मूव हुआ ना, दैट इज अ मॉनेटरी मूवमेंट। लेकिन अगर सपोज कर लो मैंने तनीषा से पेन लिया, बदले में उसे कैश दिया, तो ये भी मॉनेटरी मूवमेंट है, राइट। मनी मतलब कैश या बैंक से पैसा जो जाता है, वो बेसिकली इजिएस्ट मोड ऑफ एक्सचेंज है। अदरवाइज गुड्स के बदले गुड्स भी तो दिया जाता था, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हुआ? वो इवेंट जिसमें मॉनेटरी मूवमेंट हो, जो किससे रिलेट करे? बिजनेस से रिलेट करे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। और सर बिजनेस किसको बोलते हैं? तो हम लोग बहुत सारी चीजें ना समझेंगे, तो ध्यान रखना। और वीडियो जो है वो तुम लोग देखना मत छोड़ना। वीडियो ये नहीं है कि आज की एक क्लास कर लिए तो सब कंप्लीट हो गया, अपने कंप्लीट करेंगे सब, लेकिन वीडियोस देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुत फास्ट ट्रैक वे में करेंगे, और वहां तुम लोग ऑलरेडी हम 8 से 10 क्लास लेके जर्नल कंप्लीट की, तो वो सब देखते रहना। इससे क्या होगा ना, ये क्लास करने से क्या होगा, तुम लोग इजीली सब चीजों में आगे बढ़ता जाएगा, बीच में स्टॉप नहीं देना पड़ेगा, और तुम लोग साथ साथ धीरे धीरे वीडियोस देखते रहना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बिजनेस किसको बोलते हैं? देखो बिजनेस कुछ अलग चीज नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी का मेरा मोटिव है मेरे को प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट मतलब मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करना भी एक एक्टिविटी है। मोटिव क्या है? मेरे को अच्छा रिजल्ट करना है, मेरे को अच्छी लाइफ सिक्योर करनी है, दैट इज द मोटिव। बेसिकली उसी तरह बिजनेस मतलब होता है ऐसा कुछ करना है जिस एक्टिविटीज से मुझे प्रॉफिट मिले। जैसे सपोज कर लो, मान्या सोची चलो हम कैलकुलेटर खरीद के बेचेंगे, 100 रुपए में खरीदेंगे, 150 रुपए में बेचेंगे, तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? बिजनेस। बिकॉज इस 100 रुपए में खरीद के 150 में बेचेगी, सी विल अर्न ₹50 पर कैलकुलेटर, दैट इज हिज बिजनेस, हर बिजनेस, राइट। एंड इन सच सर्कमस्टांसेस ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट, राइट। तो बेसिकली दैट इज द बिजनेस। एंड बिजनेस बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस मतलब आप किसी चीज में बिजी हो, ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है प्रॉफिट मोटिव और दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट मोटिव। व्हाट इज प्रॉफिट मोटिव? जो मान्या की थी, दैट इज अ प्रॉफिट मोटिव। और नॉन प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या हुआ? तुम लोग क्या किया, स्कूल खोला, सबको, हम लोग सबको मिलके एक स्कूल ओपन किए, और हम लोग बोले इस स्कूल में ना हम लोग फी नहीं लेंगे, हम लोग जो नीडी स्टूडेंट्स है उसको फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री बुक्स देंगे, फ्री कॉपीज देंगे, तो दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन प्रॉफिट, राइट। नॉन प्रॉफिट मोटिव, मेरा मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं है, सर्विस देना है सोसाइटी को, दैट इज नॉन प्रॉफिट, जिनको अपने एनजीओज बोलते हैं। बट हम लोग यहाँ पे बेसिकली उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड तुम लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसी को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आ जाता है प्रॉफिट मेकिंग है। तो प्रॉफिट मेकिंग में पता है कितने तरीके के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? सोल, क्या पूरा बोल? सोल प्रोप्राइटरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और तो एचयूएफ, ठीक है, अलग चीज है।
तो बेसिकली देखो, एक क्या होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, आओ जल्दी आओ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है, दैट एक्टिविटी इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। पार्टनरशिप क्या होता है? सपोज कर लो तनीषा अलग से एक सिंपली अपना बिजनेस कर रही थी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरशिप। सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है, दैट इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर सपोज करो तनीषा के साथ ये सब कोई लोग मिल गए, 5 जन मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सच अ केस अपने उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट। एंड पार्टनरशिप में ना एक लिमिटेशन होता है, हम लोग को उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बताता हूं। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाए फिर भी हम लोग को बिजनेस रन करना है, तो हमें एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज द कंपनी, जिसको तुम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल रहा था, ठीक है। एलएलपी तो अलग था, एलएलपी में भी जा सकता है। एलएलपी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पार्टनरशिप ओनली, जिसको अपने बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स का लिमिट नहीं होता है, कुछ भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, कंपनी एंड प्रोप्राइटरशिप। सर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एंड सिर्फ अभी जो क्लास 11 का तुम्हारा सिलेबस है उसको नाम याद रखना है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप भी होता है, कंपनी भी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, बट हमें प्रोप्राइटरशिप में ही समझना है, ठीक है। मतलब तुम्हारा पूरा 11 जो गुजरेगा वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग में ही गुजरेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब समझने के बाद हम लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी उतनी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग को भी हम एक रिमाइंडर दे देते हैं, अपने फास्ट ट्रैक में जर्नल्स आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन ना जो वीडियोस है पूरा का पूरा देखना जर्नल्स का, ठीक है। अभी अपने आओ, बेसिकली क्या हुआ, ये जो लोग पढ़ने जा रहा है अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग तुम लोग पढ़ने जा रही हो, बनाया कौन था? पता है नाम? अच्छा, एक लूका पेसियोली बोल के पर्सन थे, इटालियन ऑथर थे, उन्होंने इसे बनाया था। तो बेसिकली उसके चलते तुमको अकाउंट्स इस तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज किसी और तरीके से पढ़ते। जैसे महाभारत काल में ही तो अकाउंट्स होता था, हिसाब किताब तो सब जगह होता है, वहां पे राजा महाराजा हिसाब किताब रखते नहीं थे क्या? रखते थे, बट उस तरह इस तरह का अकाउंट्स नहीं होता, डिफरेंट तरीके का अकाउंट्स। तो अकाउंट्स होता था पहले भी। अब बेसिकली क्या होता है, अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज कि सर हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अभी नहीं समझने की, स्पेसिफिक थ्योरी है। देखो, आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो तो एक चीज और ध्यान रखना, अकाउंट्स मतलब इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करना। तो आप रिकॉर्डिंग किसकी करोगे? अपने घर की चीजों की रिकॉर्डिंग करोगे, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं। तो बिजनेस जो अपने समझ रहे हैं वो किसके लिए समझ रहे हैं? कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसका मोटिव मेरा प्रॉफिट कमाना है, हम उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज द बिजनेस। मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में नहीं डालता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पर्सनली नहीं डालता, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसके लिए अकाउंट्स में ना तुमको एक रूल बता दिया जाता है, बोला देखो ऐसा मत करना, दैट रूल इज नोन एज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इट सेज कि बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। ओनर एंड बिजनेस दो अलग पर्सन हैं। आप जो बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो वो किसके बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो? बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हो, ओनर के बुक में नहीं रिकॉर्डिंग करते हो, ये ध्यान रखना, दोनों अलग पर्सन होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर रिकॉर्डिंग करते समय वी हैव 2 मोड्स जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वन इज द सिंगल एंट्री सिस्टम, अनदर वन इज द डबल एंट्री सिस्टम। कुछ सुना है? नहीं सुना है तो सुन लिया है ना आज। और वीडियोस प्रॉपरली वीडियोस भी देखना, ये हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, तुम लोग अब चीजों को आगे बढ़ा सकोगे, आराम से समझ सकोगे। तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि सर देयर आर 2 मोड्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज अ सिंगल एंट्री, अनदर वन इज द डबल एंट्री। सिंगल एंट्री कुछ नहीं है, रफ वे ऑफ अकाउंटिंग है, प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। तो जनरली हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? जो बहुत ही स्मॉल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, दे में फॉलो सिंगल एंट्री सिस्टम। बट डबल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? डबल एंट्री सिस्टम स्मॉल लेवल भी फॉलो कर सकता है और लार्ज लेवल को तो फॉलो करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना वो प्रॉपरली अकाउंट्स बना नहीं पाएगा। तो देयर आर 2 सिस्टम्स, वन इज अ सिंगल एंट्री, अनदर वन इज अ डबल एंट्री। सिंगल एंट्री पहले का है, डबल एंट्री ये लूका पेसियोली जो थे ना, वो डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। एंड डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जैसे तुम लोग क्वाइन देखा है, क्वाइन में हेड होता है, एक टेल होता है, एवरी क्वाइन हैज दैट, है ना। वैसे ही ये लूका पेसियोली ने बोला, देखो हर ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, उसमें 2 साइड्स होंगे, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। तो आप जब भी किसी ट्रांजैक्शन को लोगे तो डेबिट भी लिखना पड़ेगा, क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कॉइन तुमको नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ हेड ही हो या जिसमें टेल ही हो, नहीं मिलेगा ना। वैसे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ डेबिट हो या सिर्फ क्रेडिट हो।
हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड डबल एंट्री सिस्टम। इस पे ऊपर भी एक कंसेप्ट है एंड दैट इज नोन एज द ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट, every transaction has two aspect, one is debit, another one is credit, and that is dual aspect concept। तो देखो तुम लोगों को दो कंसेप्ट भी सिखाया, one is the business entity concept, इसका मतलब क्या हुआ, owner and business are two different persons, right, and you record the transactions in the book of business only। दूसरा आपने क्या समझे, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर ट्रांजैक्शंस के दो साइड्स होते हैं, वन डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। आप बोथ को कंसीडर करते हो, बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। And this is the core concept of the double entry system, because without this concept there is no existence of the double entry system। इस concept के बिना double entry system है ही नहीं, राइट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट चाहिए। क्लियर है? तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क हुआ। आजा जल्दी से, तो बेसिक फ्रेमवर्क हुआ। अब जब डबल एंट्री सिस्टम में आप रिकॉर्डिंग करने जाते हो, तो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखना, आप डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हो। यू हैव टू फॉलो सम प्रोसेस। हम लोग चाय बनाते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, राइट। उसी तरह हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब डबल एंट्री सिस्टम में चीजों को लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं पता है, सबसे पहले तुम लोग के पास स्टडी मेट भी है, पेज नंबर 3 में देखो, पेज नंबर 3 में हमें दिख रहा है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रुक जा, अभी निकालना पड़ेगा, बाद में देखो। तो नंबर सबसे पहले 1 हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिखो बुक में, सबसे पहले बुक्स में लिखो, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्या करो, क्लासिफाई करो। तुम लोग लेजर किया था ना, लेजर में क्या हो रहा था, क्लासिफाई कर रहे थे। क्लासिफाई मतलब चीजों को सेपरेटली लिखो, आप पहले एक जगह डाल दो, अब अलग अलग करो उसको, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, अरे भाई आप जो भी चीज लिखे हो किस लिए लिखे हो, आपको पता करना है ना कि आप जो बिजनेस किए हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो भाई समराइज करके प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर समराइज करके प्रॉफिट या लॉस निकालो। तो दीज पर्टिकुलर स्टेप्स जो होती है ना, ये तीनों स्टेप्स होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तुम लोग बोले सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स तुम लोग करते हो ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटिंग वर्ड का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन को लिखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखना, तुम जवाबदेही हो उसके लिए। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत तरीके की, जैसे वन ऑफ द अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो तुम लोग पूरे 11-12 में पढ़ोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, मतलब आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप कहाँ खड़े हो, मतलब कहाँ खड़े हो, मतलब आपके पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है। एसेट्स का मतलब होता है रिसीवेबल्स या समथिंग विच यू ओन, और लाइबिलिटीज का मतलब होता है समथिंग विच यू हैव टू पे, दैट इज योर ऑब्लिगेशंस, दैट इज योर पेएबल्स। ठीक है, तुम्हारे कुछ भी पेबल्स है। एसेट्स का मतलब क्या है, जैसे आकांक्षा के पास ये बॉटल है, ये कैलकुलेटर है, ये मोबाइल है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, एसेट है इसके। अब आकांक्षा को सपोज कर लो, आकांक्षा रिधिमा से 500 रुपया दी थी, तो आकांक्षा को 500 रुपया उसको देने हैं ना, दैट इज हर ऑब्लिगेशन, दैट इज अ लाइबिलिटी, राइट। सिंपल सा चीज है। एसेट्स मतलब होता है रिसीवेबल या समथिंग विच यू ओन, और ये रिधिमा के लिए वो 500 रुपया क्या था, एसेट था, क्योंकि रिसीवेबल है उसके लिए। चीजों को एकदम लेमन लैंग्वेज में समझो। अकाउंट्स बहुत इजी है, बट हाँ क्या होता है ना, ये जो तुम लोग बेसिक लेवल है ना, जो इनिशियली तुम लोग थोड़ा लेट लेट से ज्वाइन करता है, वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसको अपने कवर अप करेंगे। बट अदरवाइज अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट। बस तुम लोग ना एब्सेंट मत करो, और अगर एब्सेंट होता भी है तो देख अपने क्या है ना, इसीलिए सारा फैसिलिटीज दे रहे हैं। तुम ऑफलाइन क्लास कर, ऑनलाइन क्लासेस करो, अगर ऑनलाइन नहीं भी कर पाता है तो रिकॉर्डिंग्स है। तो हमेशा जब भी क्लास में आओ ना, अपडेट होके आओ। कुछ टाइम की बात है, अकाउंट्स 2-3 महीना अगर प्रॉपर तरीके से तुम लोग कर लेता है ना, फिर अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फिर तुमको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में आएगा ना, और समझ में आएगा तो इंटरेस्ट भी आएगा। तो थिंग इज दैट यही है और कुछ नहीं है। और अकाउंट्स में पूरा अकाउंट्स टिल किसी भी लेवल में चले जाओ, सीए फाइनल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, अकाउंटिंग इज अ सिंपल गेम ऑफ द जर्नल्स एंड लेजर्स, कुछ नहीं। और लेजर्स तो तुम लोग सब समझाइए, लेजर क्या था, इसको यहां दिखाओ, इसको मेन थिंग इज द जर्नल। हाँ कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट अपने आते हैं। देखो देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वन ऑफ द ब्रांचेस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो यहाँ पे दिया हुआ भी देख, हम दिखाता है, नोट्स में सारी चीजें दी हुई है। ये रहा पेज नंबर
A9 में, पेज नंबर 9 में वी हैव गिवन वेरियस सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए पेज नंबर 9 में देयर आर वेरियस सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अलग अलग ब्रांच हो सकती है। एक ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुमको पूरे इंटायर 11th में पढ़नी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद योर फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस, ठीक है। एंड इसके अलावा देखो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है पता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे सपोज कर लो, अब मुकेश अंबानी को या बिल गेट्स को चाहिए कि मेरी कंपनी कैसा प्रोग्रेस कर रही है बताओ। तो सपोज कर ले कि ये जो अनुष्का है ये कंपनी की सीईओ है, ये सीनियर अकाउंटेंट को बोली पूरा ट्रेडिंग पीएल सब चीज बना के लेके आ जाओ, तो वो उठा के ले आया और बिल गेट्स को पकड़ा दिया। तो बिल गेट्स को उठा के बोलेगा हम इसको देख के क्या समझेंगे, मेरे को जिस्ट में इंफॉर्मेशन दो, कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द इंफॉर्मेशंस जो सीनियर मैनेजमेंट को दी जाती है, इस तरीके से दी जाती है कि वो उसे देखते ही सारी चीजें समझ जाए, समराइज फॉर्म में देनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द वर्क एरिया ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी तक तुम लोग दो फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग समझा, वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अनदर वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज देखो मैंने कह दिया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो कॉस्ट क्या है? जैसे सपोज कर ले तुम ये कैलकुलेटर खरीदा, तो कैलकुलेटर खरीदते समय तुम इसको 300 रुपये में खरीदा, तो सामने वाला क्या इसमें प्रॉफिट नहीं रखा होगा? रखा होगा ना, उसका कॉस्टिंग भी तो आया होगा। वो इसको बनाने में क्या कॉस्ट इंकर कर रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं और चीजों को बारीकी से देखा जाता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम लोग बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह करोगे तो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, देखिए जो कैलकुलेटर तुमको कैलकुलेटर दिख रहा है, बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इसको किस नजरिए से देखता है पता है? वो बोलता है ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेटर बना है इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स है, इसमें कुछ लेबर काम किया है और इसमें कुछ खर्चे लगे हैं। तो ये रॉ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंडिचर्स का मिक्सचर है, जिसमें ओनर जो इसने मैन्युफैक्चरर ने इसे बनाया था उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया और अल्टीमेटली क्या किया, आपसे कलेक्शन कर लिया। तो दैट इज द एरिया ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करके दे। अब इसके बाद बात करते हैं सर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। व्हाट इज दैट? देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाता कहां से है? सोसाइटी से। अरे रिलायंस इंडस्ट्री गुड्स बेच रहा है, कहां बेच रहा है? तुमको, हमको बेच रहा है, प्रॉफिट हम ही से कमा रहे हैं। तो सिंस हमसे कमाता है ना, तो हमारी एक सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो प्लेन क्रैश हुआ, बहुत दुखद घटना है, क्रैश हुआ, लेकिन टाटा ग्रुप जो है सिंस एयर इंडिया को ऑन करता है, तो वो क्या किया, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हुआ, जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स थे उनके फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ का अल्टीमेटली मुआवजा मतलब अनाउंस कर दिया। क्यों? कम भी तो कर सकता था, नहीं, लेकिन उनको लगा नहीं ये करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे भाई नील लोग से पैसा कमा रहे हैं, यही पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठते थे और हमें एयर टिकट का पैसा देते थे, तो इसी से हम कमा रहे हैं। तो अब ऐसा हादसा हुआ है तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी अकाउंटिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तुम लोग कौन हो, हम कौन है? ह्यूमन है, वी आर द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर यही चीज तुम लोग सपोज कर लो, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, तुम लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हो, तो इन सच अ केस मेरे लिए तुम लोग कौन हो? ह्यूमन रिसोर्स हो, रिसोर्स हो तुम लोग, ठीक है, जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो तुमको मैं क्या करूंगा, सैलरी दूंगा, तुमको ट्रेनिंग दूंगा, तुमको प्लेसमेंट दूंगा, प्रमोशंस दूंगा। तो ये पर्टिकुलर पार्ट भी एक आदमी तो सब चीज नहीं देख सकता है ना। देख अगर सपोज कर लो एक आदमी सब चीज देखता तो इंडिया में सिर्फ एक पीएम ही होता जो सब चीज देख लेता, ऐसा तो नहीं है ना। पीएम के अंदर में बहुत सारे फिर मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को एक इकलौता नहीं देख सकते, तो इसीलिए अकाउंट्स को भी अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द ब्रांच जो ह्यूमन रिसोर्स को चेक करता है, मतलब किसको कब पोस्ट देना है, किसको प्लेसमेंट देना है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कब प्रमोशन देना है, दैट इज कॉल्ड एचआर अकाउंटिंग। तुम लोग अगर घर में ना कोई पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर्स लोग जॉब करते हो ना, तो उन लोग से पूछना, एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो ये सब चीज रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोगों ने समझा कि देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वी आर गोइंग टू डील विद द ओनली एंड ओनली विच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील करेंगे, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, एंड द प्रोसेस इज व्हाट, ये प्रोसेस अभी अभी हमने समझा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स दीस 3 प्रोसेस। पहला रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग कुछ अलग नहीं है, पता है रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल, एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है लेजर, एंड समराइजिंग का मतलब होता है फाइनल अकाउंट।
ये पार्ट हुआ। अकाउंट जो वर्ड है ना, अकाउंट को हम लोग, अकाउंट वर्ड को हम लोग A/C से लिखते हैं, एब्रिविएशन फॉर्म। ठीक है, स्टडी मेट में भी लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टडी मेट हम लोग को बार बार थोड़ी यूज करना है, 11th में अच्छा से समझ लेना है, बस हो गया काम। इसको सजा के नहीं रखना है। अकाउंट को हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में यूज करते हैं A/C से, ध्यान रखना। तुम इतना दिन से कहां? लोग का बैच तो कितना, लेकिन उनके साथ कोप अप नहीं करते, तो देख लेंगे। होता तो। अच्छा, तो सर ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स कौन सी स्टेप्स होती है? इसके बाद भी हम लोग को दिख रहा है एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली जब आपका रिजल्ट निकला ना, रिजल्ट निकलने के बाद आपको उसको इंटरप्रेट करते हो, ऐसा रिजल्ट हुआ, मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, ठीक है, क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। तुम लोग भी करता है, तुम लोग का एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो तुम लोग क्या देखता है? मेरा रिजल्ट तो अच्छा हुआ है, ठीक है, मेरा रिजल्ट तो खराब हुआ है, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करके एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट में खराब हुआ है, इसमें इतना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग। एनालिसिस करते हैं, ये गड़बड़ को कैसे सुधारा जा सकता है, फर्दर ना हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एंड इसके बाद उसको क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब क्या हुआ? रिजल्ट निकला, तुम रिजल्ट निकलने के बाद क्या करेगा? पेरेंट्स को बताएगा, फ्रेंड्स लोगों को बताएगा, राइट? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। देख, अकाउंट्स को ना अलग तरीके से मत समझना, ये अकाउंट जो है ना तुम्हारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है, बस चीजों को तुमको ग्रैब करना है। अकाउंटिंग इज द टर्म बेस्ड अकाउंटिंग, टर्म को समझना है। और देखो मैथ्स में क्या होता है ना, तुम लोग शुरू से, मैथ्स में भी डर लगता है बच्चों को, तो मैथ्स में क्या होता है, बच्चों का मैथ्स तो बचपन से ही रहता है ना, वो लोग बचपन से खराब करके रखा है, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बट अकाउंट्स तुम लोग का अभी स्टार्ट हो रहा है, ये अकाउंट्स का बचपन स्टार्ट हो रहा है, अब इसको गड़बड़ मत होने दे। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स तुम्हारे लिए एनी टाइम किसी भी जगह चला जा, तुम सीए कर, सीएस कर, सीएमए कर, एमबीए कर, कुछ भी कर ले, सिविल सर्विसेज करो, तब भी तुम्हारा अकाउंट्स मेन पार्ट रहेगा। अकाउंट्स द मेन सब्जेक्ट, ठीक है? अभी अब क्वेश्चन ये आता है, सर एनालाइज किए, मेरा रिजल्ट निकला, मैंने देखा अच्छा हुआ खराब हुआ, क्यों अच्छा हुआ, क्यों खराब हुआ, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेंगे। यूजर्स कौन हो सकते हैं? इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। हु आर द इंटरनल यूजर्स? कंपनी का ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स, ये आर द इंटरनल यूजर्स। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स एटसेट्रा। अब तनीषा के दिमाग में क्वेश्चन है, सर डेटर किसको बोलते हैं, है ना? किसको बोलते हैं डेटर? और क्रेडिटर मतलब? आराम से जो समझ में आ रहा है तुम लोग बोलो, तुम लोग सीख रहे हैं अभी, एकदम एकदम जीरो लेवल पे है, तो तुम लोग जो बोलेगा हम समझाएगा उसको। बता, डेटर मतलब जो चीज रख के रखे है, और क्रेडिटर मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बता। तो तुम मेरे, डेटर किसको बोलते हैं बता, एग्जांपल देके। जैसे तुम मेरे को रुपया दिया, ठीक है, हम तेरे लिए डेटर है, ठीक है। देखो ये सही बोलिए, लेकिन अकाउंटिंग वर्ड में ये गलत है। अकाउंटिंग वर्ड क्या बोलता है पता है? डेटर किसको बोलते हैं? जिसको आप जिस गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो। जैसे सो फॉर एग्जांपल, मैं फर्नीचर में डील करता हूँ, फर्नीचर परचेज करता हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या हो गया? फर्नीचर। लेकिन अगर सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता हूँ, मतलब एसी, टेलीविजन, लैपटॉप एटसेट्रा में, तो इन सच ए केस फर्नीचर अगर मैं खरीदता हूँ, तो फर्नीचर तो मैं ऑफिस डेकोरेशन के लिए खरीदेगा ना, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा? गुड्स नहीं होगा, एसेट होगा। ध्यान रखना, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस होता है। वैसे तो गुड्स भी एसेट ही होता है, लेकिन गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस होता है। अपने गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। हाँ, गुड्स को हम क्यों करते हैं? हम तो बेचने के लिए खरीद रहे हैं ना। और अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस है, तो इन सच केस में जो फर्नीचर खरीद रहा हूँ, बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहा हूँ, मैं तो ऑफिस डेकोरेशन के लिए खरीद रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एसेट, ठीक है? तो बेसिकली ये डिफरेंसेस होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो समझ लेना स्टेप्स,
हम लोग बेसिकली अब सीधा मूव ऑन करेंगे जर्नल्स एटसेट्रा के पार्ट में। तो जर्नल्स में जाने के लिए ना तुम लोगों को कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एंड वो क्या जानना जरूरी है, देखो तुम लोग ये थोड़ा सा पढ़ के रखना, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोगों से पूछेगा। पेज नंबर 8 में देखो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस है, ये तुम लोग पढ़ के रखना। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस जो मैं नेक्स्ट क्लास तुम लोगों से पूछने वाला हूं। नेक्स्ट आ जाओ। क्या चीज, हाँ एकदम पूछ सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पार्ट इज, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी तुम लोगों से पूछूंगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो ये अपने बहुत फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। हम 8 से 10 क्लास लेके जर्नल्स कर रहा है, वो हम एक क्लास में जर्नल्स खत्म करेगा। तो तुम लोग को भी समझ में आ रहा है कि डिफरेंस तो रहेगा। तो तुम लोग को, हाँ ये रिकैप टाइप ऑफ हो गया। तो तुम लोगों को क्या करना है, डेडिकेटेडली इसको समझना है, और जो पहले के वीडियोज है उनको पूरा देखना है। उससे क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी डाउट लगे ना, जैसे तुम लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ देखो। अगर मन नहीं कर रहा ना देखने का, स्टॉप कर दो, बाद में देखना जब मन करे। और जब देखोगे पूरा नोट्स नोट डाउन करना, और नोट्स नोट डाउन करने के साथ साथ क्या करना ना, जो डाउट अराइज होना तुरंत कॉपी में वहीं पे लिख लेना। और जब नेक्स्ट क्लास आओगे वो डाउट पूछना। छोटा मोटा डाउट व्हाट्सअप कर देना, अगर जो हो सकता है हम रिप्लाई नहीं करें, लेट से रिप्लाई करें, लेकिन हम रिप्लाई कर देगा। और डाउट नोट डाउन भी करके रखना, नेक्स्ट क्लास आओ तो जरूर से पूछना। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करो, तुम लोग का अकाउंट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो नाउ वी आर कमिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसमें हम लोगों को चीजों को समझनी है, ये मैंने बता दिया। एंड डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री सिस्टम में को इंट्रोड्यूस किसने किया था, बनाया किसने था, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज लुका पेसियोली। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। हमारे सब पूरे, जैसे क्लासरूम में कौन होता है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ही होते हैं ना, वैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से होते हैं, सिर्फ अकाउंट होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, तुम लोग देखो अकाउंट का फॉर्मेट, अकाउंट का फॉर्मेट तो लेजर का फॉर्मेट होता है, जो देखो तुम लोग लास्ट क्लास सभी को ही समझा ना, तो कुछ अलग से समझाना नहीं है। हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट दो चीजें होती हैं, इससे रिलेटेड एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या होता है कि हमेशा बिजनेस में एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। जो डेबिट होगा वो एसेट होगा, जो क्रेडिट होगा वो लाइबिलिटीज होंगे, और क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है, अब उसमें तुम बोलेगा सर एक्सपेंसेस इनकम भी कुछ होते हैं, एक्सपेंसेस इनकम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे फी ले रहा हूं, दैट इज माय इनकम, लेकिन फी ले रहा हूं, मेरा खर्चा भी तो है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इनकम इज द फी एंड एक्सपेंडिचर आर आल्सो देयर। तो मैं क्या करूंगा, इनकम मतलब फी माइनस अदर एक्सपेंडिचर्स करूंगा, तो मेरे को पता चलेगा मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, राइट ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि वो तो मेरा है ना, इनकम एक्सपेंसेस तो मेरा है ना, मेरा मतलब कैपिटल। एक इक्वेशन अकाउंट्स में वर्क करता है, इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन वर्क करता है, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, पेज नंबर 31 में है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी को तोड़ मरोड़ के हम लोग नीचे लिख दिया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। वो इक्वेशन बनाना तो तुम लोग को आता ही है। तो बेसिकली दिस वन इज टू रिमेंबर इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज मतलब समथिंग पेएबल एंड दैट इज योर ऑब्लिगेशन, एंड एसेट्स मतलब समथिंग रिसीवेबल एंड समथिंग विच यू ओन, दैट इज एसेट। एंड कैपिटल मतलब अमाउंट जो ओनर, बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस को जो पैसा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल बोलते हैं, बिजनेस का ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है ना, दैट इज नोन एज द कैपिटल। एंड जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसा लेता है ना, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ये टर्म याद रखना, ओनर जब बिजनेस को पैसा देता है दैट इज नोन एज कैपिटल, एंड ओनर जब बिजनेस से पैसा लेता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिखी भी है। अब अपने आते हैं एक बार रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट समझते हैं। देखो व्हेन वी आर गोइंग टू द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, वी हैव टू अप्रोचेस। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पहले से चला आ रहा है, दैट इज द ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। एंड एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एंड मॉडर्न अप्रोच इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच।
दिस वन इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को आप मॉडर्न अप्रोच भी बोलते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन याद है सर इसमें क्या करना है, देखो इससे थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। इसके थ्रू हम ये समझना विच शुड बी डेबिटेड, विच शुड बी क्रेडिटेड, बस इतना ही तो समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा अकाउंट समझ में आ गया। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। देखो बेसिकली ध्यान रखना, अकाउंट्स में किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करने के पहले ये बात आता है कि किस डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे। लेकिन डेबिट और क्रेडिट करेंगे किसको, तो डेबिट और क्रेडिट जो करेंगे सिर्फ अकाउंट को। तो हमें जो यूज करना है वेरिएबल, वो अकाउंट वेरिएबल यूज होगा। ये अकाउंट वेरिएबल जो है इसको हम एब्रिविएशन फॉर्म में A/C से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इनको डेबिट और क्रेडिट करना है, मतलब साइन यूज करनी है। जैसे अकाउंट्स मैथ्स में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो सब है क्या, डिफरेंट साइंस ही तो है। तो यहां पे बेसिकली जो साइन आप यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये दो चीजें हमको यूज करनी है। एंड ये दो चीजें यूज करने का तरीका हमको कौन बताएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच बताएगा या मॉडर्न अप्रोच। दोनों एक ही चीज बताते, कुछ अलग नहीं बताते। मतलब डेस्टिनेशन विल बी द सेम, आप जो जहां जाके लैंड करोगे वो सेम जगह है, लेकिन क्या होगा, जो आपका पाथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये दो अलग अलग है। हम लोग मोरलेस स्ट्रेस देंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, एंड इसको भी समझ के रखेंगे। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, कई बार कुछ स्कूल्स बोलता है नहीं नहीं हम तो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, तुमको यही फॉलो करना है। कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम जब इंट्री पास करोगे ना, तो वो इंट्री तुमको ये नहीं बताएगा कि तुम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके आए हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके आए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल कुछ भी बोले कुछ मतलब मत रखना, तुमको जो समझ में आए उसको अप्लाई कर देना। किसी को समझ में नहीं आएगा तुम क्या सोच के एंट्री की है, एंट्री अल्टीमेटली आंसर वही रहना है, चाहे मॉडर्न अप्रोच से कर चाहे तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर। ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा सही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करेंगे। देखो अभी अपने आते हैं कि सबसे पहला बात ट्रेडिशनल अप्रोच से समझ रहे। ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर मैं जाता हूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि अकाउंट जो क्लासिफाई होते हैं, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन पेज नंबर 33 में है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज द पर्सनल अकाउंट, अनदर वन इज द पर्सनल अकाउंट। तो व्हाट अबाउट द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ सर, नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सन अकाउंट का मतलब हुआ नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। एंड पर्सनल अकाउंट्स आर अगेन सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, लेकिन तीनों नाम ही है। जैसे सिंपल समझो ना, जैसे सपोज कर लो मैं बोल रहा हूं मान्या, मान्या जो नाम है वो नेचुरल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। तो क्या एमजीएस जो है, महर्षि गर्ल्स स्कूल या महादेव बिरला शिशु विहार, तो उसी में है ना। तो ये क्या है, ये क्या नेचुरल पर्सन है, नाम है ना, लेकिन नेचुरल पर्सन तो नहीं है। महादेवी बिरला शिशु विहार को सर्दी खांसी हो सकता है क्या, बुखार हो सकता है, नहीं हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। तो आर्टिफिशियल पर्सन नाम है, आर्टिफिशियल पर्सन। एक क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब ऐसा नाम जो तुमको मैं बता रहा हूं वो नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन वो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल क्या बताया था मैंने अभी भी, जो पैसा ओनर देता है। तो भाई तुमको तो ओनर का नाम लिखना चाहिए था, तुम ओनर का नाम तो नहीं लिख रहा है, तुम क्या लिख रहा है, कैपिटल लिख रहा है। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर के नाम को, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनर तो एक पर्सन है, तो दैट इज वाई दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल नाम नहीं होता है किसी का, लेकिन कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वाई कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट आर सब डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, द वन इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इसमें देखो मैंने एग्जांपल्स भी दिया है, एग्जांपल्स में एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी दिख रहा है, ड्राइंग्स भी तो अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अभी समझ ही चुका है तुम लोग। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। अच्छा अब और सर इम्पर्सनल क्या होता है, इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं है, तो पर्सनल नहीं है तो क्या होगा, बिजनेस में और क्या हो सकते हैं, देखो बिजनेस में दो चीजें और हो सकती है, एक हो गए एसेट्स, ठीक है, दैट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है समथिंग विच यू ओन, दैट इज योर एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो रियल टर्म में आप देख सकते हो, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। देखो मैंने एग्जांपल में उसमें क्या लिखा है, लैंड, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, एटसेट्रा।
राइट। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ सर, इससे भी क्या बिजनेस चल जाएगा? नाम मतलब डेटर क्रेडिटर्स एक्सेट्रा सबको लेके क्या इससे बिजनेस चल जाएगा? नहीं। हम जब बेसिकली इनकम नहीं कमाएंगे, खर्चे नहीं करेंगे तो बिजनेस तो नहीं होगा। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है थर्ड कैटेगरी होती है एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं एंड इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग कि ये तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करने वाले हैं, यहां तक ठीक है ना? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। एक और तुम लोगों को होमवर्क राइज हो गया है। देखो एक चीज ध्यान रखना, आज के दिन तुम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो तुम लोग के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे ना इतना बेनिफिट्स नहीं रहता था। आज तुम्हारे पास गूगल अवेलेबल है, तुम खाली गूगल में सर्च मार, चैट जीपीटी में सर्च मार, चैट जीपीटी तुमको सारा कहानी दे देगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल देगा, राइट? ठीक है, लेकिन क्या होता है हम लोग बच्चे नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे से, तो इसीलिए तुम लोग ट्यूशंस भी ले रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास फैसिलिटी है, तुम यूज कर सकता है उसको। तुम्हारे पास आज के दिन हम लोग जैसे जब क्लास करता था वीडियो थोड़ी अवेलेबल था, तुम लोग के पास वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, तुम लोग के पास ऑनलाइन लाइव अवेलेबल है, तो फैसिलिटीज तुम लोग के पास एकदम भर भर के पड़ा हुआ है। तुम लोग को सिर्फ क्या करना है ना, उसको आना है, यूज करना है और कुछ नहीं करना है। तुम लोग और अच्छा कर सकता है, जैसे हम लोग जब करते थे उससे अभी का टाइम में बहुत डिफरेंस आ चुका है, तो तुम लोग बहुत अच्छा कर सकता है। बट थिंग इज दैट अभी एक प्रॉब्लम है, खाली प्रॉब्लम ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत, उस समय डिस्ट्रैक्शंस कम था। तो अभी बस डिस्ट्रैक्शंस को तुमको अवॉइड करके फोकस्ड होना है। और फोकस्ड भी क्या होना है, तुम लोग सिंपली ना मतलब बेसिकली नहीं, फोकस मतलब क्या हो, कैसे फोकस हो तुम लोग मालूम है? पॉकेट फोकस्ड हो। पॉकेट फोकस मतलब क्या होता है ना, जैसे पॉकेट ट्रेनिंग नाम सुना है? पॉकेट ट्रेनिंग क्या होता है ना कि आजकल बारिश जो होता है देखा है, सपोज के लिए गिरीश पार्क में बारिश हो रहा है और मानिक तला में बारिश नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉकेट ट्रेनिंग। तो तुमको पॉकेट फोकस्ड होना। पॉकेट फोकस्ड का मतलब क्या हुआ, तुम मूवी देख रहे हैं ना, तो मूवी देख, पढ़ाई के बारे में मत, ठीक है? जब तुम फ्रेंड्स लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं ना, शांति से पढ़ा बातचीत करो, पढ़ाई के बारे में, मूवी के बारे में बात, जो इंटरटेनमेंट का बातचीत करो। जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ाई फोकस्ड, कैसा जो सिचुएशन है वहां पे फोकस्ड हो रहे हैं, इतना करो, बहुत सही हो जाएगा। कोशिश करो, धीरे धीरे जाएगा। अच्छा अभी अपने आओ, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ समझिए दीज आर द सिचुएशंस जो अकाउंट्स होते हैं। हमको क्या करना है, इन अकाउंट्स को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये समझना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ना बहुत सिंपल सा देख, इसको बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तुम लोग ऑनलाइन में भी जो बच्चे हो समझ रहे हो ना, शिवांश, अंशुमन एंड समर्थ एंड अंशुमन, नेक्स्ट क्लास तुम एब्सेंट मत करना। अच्छा देखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इसको बोला जाता है भाई, तीन अकाउंट्स तो हम लोग समझे ना, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है पता है? रियल अकाउंट का गोल्डन, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? बोलता है डेबिट किसको करोगे? रिसीवर को। क्रेडिट किसको करोगे? गिवर को। जिसको हम लिखवा देते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? रियल अकाउंट के लिए क्या बोलता है वो? जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या बोलता है? जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट करो, जो भी इनकम्स एंड गेन्स है उसको क्रेडिट करो। अच्छा हम तुम लोग को एक होमवर्क देने वाला था, हम लोग बातचीत में निकल, मेरे को तुम लोग नेक्स्ट क्लास ये बताने वाला है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या डिफरेंस होता है। ये हम नहीं बता रहे, तुम लोग बताओगे। और इसके लिए सिंपल सा काम करना, बैठ के बुक नहीं खोजना है, बुक में खोजोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ, गूगल में सर्च मारना तुरंत मिल जाए, बस पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास हमको बताना, नहीं बताओगे तो हम क्लियर करेगा। तो ये रखना डिफरेंस, इनकम्स एंड गेन्स में डिफरेंस होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में डिफरेंस होता है, ये तुम लोग को मेरे को बताना है, एक ही डिफरेंस बताना। तो बेसिकली समझ में आया ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है? ट्रेडिशनल अप्रोच सेज पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल करने के लिए यही रिक्वायर्ड है। अब अपने बात करते हैं सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आए तो देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलता है पता है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई करता है, रियल नॉमिनल इस में नहीं क्लासिफाई करता। मॉडर्न अकाउंटिंग क्लासिफाई करता है, हम अपना एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं, AE/LIC, AE/LIC, where A refers to assets, E refers to expenses and losses, एक साथ रखना,
छोटा सा डिफरेंस होता है बट रहते एक साथ ही है। एंड एल रेफर्स टू, अगर मैं बात करूं, रेफर्स टू लाइबिलिटीज, आई रेफर्स टू इंटरेस्ट, नहीं, इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज सी रेफर्स टू कैपिटल। एंड ड्रॉइंग्स क्या होता है, कैपिटल का ऑपोजिट होता है। कैपिटल मतलब क्या हुआ, ओनर बिजनेस को पैसा दिया, एंड ड्रॉइंग्स मतलब क्या हुआ, ओनर बिजनेस से पैसा लिया, तो कैपिटल इज द, ड्रॉइंग्स इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो मैं वहां ड्रॉइंग्स लिख नहीं रहा हूं। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर तुम लोग मॉडर्न अप्रोच में जाओ तो मॉडर्न अप्रोच से यही 5 अकाउंट होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल। अब ये लोग क्या बोलता है, जैसे यहां पे रूल क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, देख इतना ड्रामा नहीं करना है, तुमको क्या करना है, तुमको ये ध्यान रखना है, ये जो एई तुमको दिख रहा है ना, जो भी एई दिख रहा है वो डेबिट होता है नॉर्मली, जो भी एई है वो नॉर्मली डेबिट होता है, और जो भी एलआईसी है वो नॉर्मली क्रेडिट होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये मैंने नीचे यहां पे लिखा है, उसको याद करने के बजाय इतना सा चीज याद रख लेना। देख बेसिकली मैंने क्या बोला, जो भी एई है वो डेबिट होता है। मतलब मैंने बोला देखो 10,000 रुपया प्लस है, मैं अब तुमको बोलता हूं इसको क्या करो, तुम 12,000 बना दो, तो तुम क्या लिखेगा, नॉर्मल, अब भूल जाओ अकाउंट्स कर रहे, एक बार मैथ्स में आ जाओ। प्लस 10,000 है, आई एम सेइंग इसको 12,000 बना दो ना, क्या करेगा तुम लोग, 2,000 क्या करेगा, प्लस करेगा, है ना, 12,000 बन, मतलब प्लस को और प्लस करने के लिए क्या करोगे, सेम साइन यूज करोगे। अगर मैंने इसको बोलता तुमको कि मैं बोलता चलो इसको 8,000 बना दो, तो तुम क्या करता, तुम माइनस करता, कितना माइनस करता, 2,000। तो तुम क्या किया, रिड्यूस करने के लिए क्या किया, माइनस साइन, ऑपोजिट साइन यूज किया। इस चीज को समझो, इंक्रीज यू हैव यूज द सेम साइन, एंड टू डिक्रीज यू हैव यूज द ऑपोजिट साइन। तो अकाउंट्स में तो साइन में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो अगर एसेट्स को बढ़ाना है तो क्या करोगे, एसेट्स का साइन क्या है, डेबिट, डेबिट कर दो। एसेट्स को घटाना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। लाइबिलिटीज को बढ़ाना है तो क्या करोगे, लाइबिलिटीज को बढ़ाना है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करोगे, और लाइबिलिटीज को घटाना है तो डेबिट करोगे। कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल को घटाना है तो डेबिट। बस यही है रूल, और कुछ नहीं है। मॉडर्न अप्रोच इज दिस ओनली। हम लोग मॉडर्न अप्रोच जनरली यूज नहीं करेंगे, हम लोग को कभी ट्रेडिशनल अप्रोच में दिक्कत होगी, हम लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच की हेल्प ले लेंगे। विल यूज मॉडर्न अप्रोच एज द हेल्पिंग टूल, नॉट एज द मेन टूल। क्लियर है, हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, मॉडर्न अप्रोच को एज अ हेल्पिंग टूल यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब जर्नल्स में मूव ऑन करना है, ठीक है, सिंपली जर्नल्स में मूव कर रहे हैं। आई थिंक जर्नल्स का फॉर्मेट सबको पता भी है, फिर भी देख लो। जर्नल, जर्नल होता क्या है, जर्नल्स मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग। इसके लिए देखो पेज नंबर 34 में मैंने पूरी बात लिखी है, क्या लिखी है, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड कहां पे, फर्स्ट एंटर्ड इन दिस बुक। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जिस बुक में एंटर्ड होते हैं, द बुक इज नोन एज द जर्नल। एंड इसमें अकाउंट को डेबिट भी किया जाता है, क्रेडिट भी किया जाता है। जर्नल्स को हम सब्सिडियरी बुक्स भी बोलते हैं। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज जर्नल इज टर्म्ड एज अ जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं उस तरीकों को क्या बोला जाता है, जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। एंड इसके साथ साथ इस जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ओरिजिनल एंट्री क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ओरिजिन यहीं पे हो रहा है ना, राइट, तो इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। एंड इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किस तरीके से होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अनुष्का, नो नॉट स्टेप, सही बोला लेकिन इसको अकाउंटिंग तरीके से बोल। तुम भी सही बोल रहे हो लेकिन ना तुम लोग अकाउंटिंग तरीके से नहीं बोल, स्टेप बाय, तुम सही बोला, तुम भी बोला सही बोला, लेकिन क्या अकाउंटिंग तरीका क्या बोलता है, डेट वाइज रिकॉर्ड करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब था डेट वाइज, हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तुम जैसे बोला जैसे दिया वैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज ही रिकॉर्ड होगा, बट बी स्पेसिफिक, हमें डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को आप जब रिकॉर्ड करोगे किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, डेट वाइज रिकॉर्ड करोगे, डेट वाइज। तो ये है खासियत जर्नल की। अब जर्नल्स जो होता है ना, दो तरीके का होता है, एक जनरल जर्नल होता है, एक स्पेशलाइज्ड जर्नल होता है। इसको हम लोग अभी नहीं समझने वाले, लीव इट।
फॉर्मेट में आ जाओ सर, जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा? तो जर्नल का फॉर्मेट होगा, फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट कॉलम विल बी द डेट, सेकंड कॉलम विल द पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज द लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? इट वर्क्स एज द रेफरेंस। रेफरेंस क्या हुआ? तुम जो एंट्री यहाँ लिखोगे ना, वो दूसरी जो लेजर है उसमें भी तो लिखोगे। तो सपोज कर लो एक बुक है जर्नल 1000 पेज की, दूसरी बुक है लेजर वो भी 1000 पेज की है। यहाँ पे जो एंट्री लिख रहे हो जर्नल में, वो तुम पेज नंबर 105 में लिख रहे हो। ये पेज नंबर सपोज यही लेते हैं ना, पेज नंबर कितना है 35, यहाँ पे लिख रहे हो, और इसको एंट्री को तुम लेजर के पेज नंबर 515 पे लिख रहे हो। तो तुम अकाउंट्स तुम एग्जाम दे दिया, ठीक है। एग्जाम दे के बाद हॉल से तनीषा निकली, और तनीषा हॉल से निकलने के बाद बोलती है सर मेरा तो ना अकाउंट्स में 100 आएगा, लिख दीजिए। तो लिख देगा टीचर, जो टीचर है वो लिख देगा अकाउंट्स में, नहीं ना, वो क्या करेंगे? वेट नहीं, वो चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे, 100 आएगा तो 100 देंगे, तो चेकिंग होगा। तो बेसिकली तुम जो अकाउंट्स करोगे, तुम अकाउंटेंट हो। देख तुम लोग ना अभी पढ़ रहे हैं, तुम लोग एक चीज बताओ, पढ़ क्यों रहे? ऐसे टाइम पास के लिए नहीं। और आज के दिन तो टाइम पास वाला पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। पढ़ाई के से तुम करियर बनाने वाले हो। पढ़ाई, एजुकेशन इज अ वेपन, तुम कुछ भी कर सकता है। इसको पता, कल तुम लोगों में से कोई बच्चा जाके आईएएस बन जाएगा, कोई आईपीएस बन जाएगा, कोई मिनिस्टर बन सकता है, इट डिपेंड्स। कोई सीए बन रहा है, सीएस बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सब अपने को नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली कैसे बनोगे तुम? एजुकेशन से बनोगे। तो बेसिकली तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? मोटिव है अच्छा कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे देख, बेसिकली हम लोग ये समझ रहे हैं कि तुम एक जगह रिकॉर्डिंग किया, 515 पेज नंबर में लेजर में रिकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन इज, जो तुम तो अकाउंटेंट है, करके छोड़ दिया, तुम सही किया कि गलत किया है, उसको चेक किया जाता है। और चेक कौन करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है पता है? इन जनरल ऑडिटर जो होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, इंडिया में उनको नॉर्मली क्या बोला जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएस लोग जो होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, मतलब चेक करते हैं, फिर अफर्मेशन देते हैं, यस दिस इज राइट या रॉन्ग, सब ऐसा बताते हैं। तो बेसिकली उसके बेसिस पे लोग उसको जज करते हैं कि कैसा बुक्स है। तो वही चीज है यहाँ पे, जब वो ऑडिटर चेक करने बैठेगा तो वो क्या करेगा? यहाँ पेज नंबर 35 की जर्नल एंट्री को 1000 पेज की बुक में कहाँ खोजेगा? एक एक पेज टर्न कर करके देखेगा? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होगी। तो उसको पहले से मैं इंडिकेशन दे दूंगा, देखो यहाँ 515 लिख दूंगा। तो अब क्या होगा? वो क्या करेगा? वो सीधा 515 नंबर पेज में जाएगा लेजर में, और जाके चेक कर लेगा ये एंट्री सही है कि नहीं। तो लेजर फोलियो इज द रेफरेंस फॉर द ऑडिटिंग। एकेडमिकली कोई काम नहीं लगना, एकेडमिकली तुमको खाली एलएफ लिखना है और कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं लगना है, लेकिन प्रैक्टिकली काम लगना है। अब आते हैं सर, एक होगा डेबिट, क्योंकि दो साइड होते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट। एक अमाउंट डेबिट होगा, दूसरा अमाउंट क्रेडिट होगा। तो ये चीज करेंगे। यहां पे जर्नल्स लिखेंगे। जर्नल्स लिखने का तरीका क्या होता है पता है? आप एक तो डेट मेंशन करोगे। डेट सपोज को आई एम टेकिंग 2025 अप्रैल 5th, ये डेट मैंने दे दी, इस तरह दे देते हैं। अच्छा, अब अपने आते हैं कि एक बार एंट्री का खाली तरीका लिखना। जैसे मैंने लिखा कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट, कैपिटल को अकाउंट के नीचे से टू लिखते हैं, टू कैपिटल मतलब क्रेडिट को टू कैपिटल अकाउंट। हर जगह अकाउंट लिखना जरूरी है, ठीक है। क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, क्रेडिट को टू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज योर जर्नल एंट्री। फॉर्म ऑफ द जर्नल एंट्री इज लाइक दिस, इस तरह से शुरू होगा। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में दिखा देते हैं, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में दिखा देते हैं। अब एक चीज सोच, तुम अब अकाउंट सीख रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट का मीनिंग पता है तुमको? क्या मीनिंग है इसका? नहीं, इसका मीनिंग क्या है? यस, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा लेके आया ओनर, इसका मतलब ये है। तो पता है इसलिए तुम आंसर दे दिया ना। फिर जिसको नहीं पता वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो भाई जिसको नहीं पता उसको कैसे पता चले? ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है। एक नरेशन देंगे और नरेशन इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस लैंग्वेज में हम लोग क्या लिख देंगे? सिंपली लिख देंगे बीइंग। बीइंग लिखा जाता है नॉर्मली, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन लिखा जाता है, तो हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? ये जो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आपने लिखा है, दिस इज कॉल्ड नरेशन। इसको नरेशन बोला जाता है। नरेशन इज नथिंग, इट इज द, यस, कैप्शन बोल सकते, मतलब बेसिकली सिंपली अकाउंटिंग लैंग्वेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, राइट। तो ये चीज है और इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये है अपना फॉर्मेट जिसमें चीजों को इस तरीके से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें?
अच्छा, यहाँ पे मैंने ना जर्नल एंट्रीज जो है वो तुम लोग को लास्ट क्लास भी मैं बता भी रहा था लेजर करते समय, एक बार फिर से बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया है. वन टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज द सिंपल जर्नल एंट्री एंड अनदर वन इज नोन एज द कंपाउंड जर्नल एंट्री. पता हम क्या बताया था? कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या था? डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा. यस, मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट इज द कंपाउंड एंट्री. सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट इज द सिंगल जर्नल एंट्री. ठीक है, गुड. चलिए नेक्स्ट आइए. अब हम लोग आते हैं, हम लोगों को जर्नल्स करनी है. तो जर्नल्स करते समय प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग समझ रहे हैं. देख इसमें क्या दिया है मैंने, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल. तुमको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, देखो अभी तुम सीखोगे ना तो सीखते समय तुमको चीजों को तोड़ तोड़ के सीखना पड़ेगा, लेकिन वंस तुम सीख जाओगे ना तो तुम इंटरेस्ट तुरंत तुरंत बोल पाओगे, और होगा तुम्हारे साथ भी. तो बेसिकली क्या हुआ, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. सिर्फ आइडेंटिफाई करो इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच. हियर एक तो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है दिनेश का, और दूसरा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है कैश. देखो मैंने यहां पे लिखा, मैं इसको प्रॉपरली तुम लोगों को सॉल्व करके दिया हूं कि इससे तुम लोग अपने जल्दी फास्ट ट्रैक में समझ सके. यहां पे दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ है, कैश एंड दिनेश. लेकिन दिनेश तो ओनर है ना, तो हम लोग थोड़ी देर पहले समझे ना, ओनर का नाम नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कैपिटल. तो मैंने कैपिटल लिखा. तो रियल कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट. एंड कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट. अब रूल्स में चले जाओ. रियल अकाउंट का रूल्स क्या था तनीषा? आई तेरा नाम तनीषा है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तुम बता पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना. पर्सनल अकाउंट कौन होगा? पर्सन. पर्सन क्या होगा? या तो कुछ रिसीव करेगा या देगा, तो रिसीवर या गिवर होगा. और रियल अकाउंट मतलब क्या? कुछ जैसे कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर को हम कुछ थोड़ी देंगे, हम कैलकुलेटर किसी को देंगे या कैलकुलेटर किसी से लेंगे, राइट ना. तो ये सब बेसिक चीजें हैं. अब अपने आओ तो यहां पे मेरे को समझ में आया कि रियल अकाउंट का रूल क्या है. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो यहां पे कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है. तो देख मैंने लिखा कैश इज कमिंग इन, तो कैश को क्या करना चाहिए? डेबिट, क्योंकि मेरा रूल ही था डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो जो ओनर है वो पैसा देने वाला है कि लेने वाला है? गिवर है, और गिवर मतलब क्रेडिट होना चाहिए, तो इसको मैंने क्रेडिट कर. तो एंट्री क्या हो रही है? इसके लिए तुम लोग एंट्री लिखते जाओ. इसके लिए एंट्री क्या होगी? देखो सम तो तुमको कॉपी करना नहीं है, तुमको सिंपली क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 1 लिख के नंबर 1 यहां पे मैंने एनालिसिस दिया है, एंट्री नहीं लिखी है. तो तुम लोग इसकी एंट्री लिख लो. इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? नरेशन एक्सेट्रा नहीं देना है, फॉर्मेट नहीं बनाना है, नॉर्मली एंट्री लिखो, कंटेंट समझना है ना. तो अपनी एंट्री पहले ट्रांजैक्शंस की क्या हो रही है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज द वे जिसमें आपको एंट्री लिखनी है. अमाउंट भी लिखना है, डेबिट के बगल में अमाउंट, क्रेडिट के बगल में अमाउंट. अच्छा देखो, अब इसमें आओ. एक पार्ट तो हो गया ना कैश टू कैपिटल. सेकंड पार्ट में आओ. हम लोग का डब्ल्यूजीएस भी शायद ऐसा कुछ टेंडेंसी फॉलो कर रहा है ना? नहीं. अच्छा देखो नेक्स्ट आओ. अब इसमें क्या बोल रहा है? ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1,00,000 इन कैश. बैंक मतलब क्या होता है? एक इंसान होता है जो तुम्हारा पैसा रख के रखता है, ठीक है. और वो इंसान आईसीआईसी बैंक हो सकता है, वो इंसान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, वो इंसान पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है. आर्टिफिशियल पर्सन है ना. मतलब बैंक अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बट बैंक बैलेंस क्या होता है पता है? बैंक बैलेंस रियल अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस मतलब तुम्हारा पैसा है, और बैंक अकाउंट मतलब तुम किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है. तो यहां पे बोल रहा है बैंक अकाउंट ओपन किया 1,00,000 रुपया जमा करके. तो सिंपली सोचो हुआ क्या. देयर आर टू अकाउंट्स व्हिच आर अफेक्टिंग. वन इज द बैंक अकाउंट, अनदर वन इज द कैश अकाउंट. तो बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट. और कैश क्या है? रियल अकाउंट है. तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक कौन है? पैसा रिसीव कर रहा है कि दे रहा है? रिसीव कर रहा है. तो रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर. तो यहां पे देखो अपने आ जाओ, बैंक इज द रिसीवर, ठीक है, डेबिट होगा. अब अपनी बात क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है. और कैश क्या है? रियल अकाउंट है. कैश आ रहा है कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश इज गोइंग आउट, दैट इज व्हाई कैश शुड बी क्रेडिटेड. तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे,
यानी यहां पे अगर आप जर्नल एंट्री पास करो तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और एक चीज ध्यान रखना, जो हम अपनी तरफ से डिस्क्लेमर देते हैं, हम लोग कई बार एंट्री लिखते समय नाम देख बैंक डेबिट टू कैश लिखते हैं, अकाउंट वर्ड यूज नहीं। बट ध्यान रखना पूरे अकाउंटेंसी में हर जगह अकाउंट वर्ड यूज होगा, ठीक है? तो तुम बैंक अकाउंट लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है? रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1,00,000 फ्रॉम नरेश बाय चेक। यहां पे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? एक देखो नरेश अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। और ध्यान रखना जब भी चेक वर्ड यूज हो ना, तो इंस्टेड ऑफ कैश यू शुड टेक बैंक, इंस्टेड ऑफ कैश यू शुड टेक बैंक। अब क्वेश्चन यार है, एक चीज ये समझो कि यहां पे दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, वन इज द नरेश अकाउंट एंड अनदर वन इज द बैंक, बोथ आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में पैसा आ रहा है ना, तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक डेबिट होगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट कर दिया। अब इसके बाद बात करो नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट सर, नरेश कौन है? गिवर है, तो क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, जो हम तुम लोग को नॉर्मल क्लासेस में तो पूरा नोट्स में लिखवाया था, हमेशा ध्यान रखना, पहली बात ये समझ लो डेटर किसको बोलते हैं। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, किसके रेस्पेक्ट में? गुड्स बेचे थे क्रेडिट में, उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है? और क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिसको पैसा देना है, किसके रेस्पेक्ट में? गुड्स क्रेडिट में खरीदे थे उसके रेस्पेक्ट में, राइट? तो बेसिकली ध्यान रखना यहां पे हुआ क्या कि डेटर मतलब द वन फ्रॉम whom you have to take the money on account of goods sold on credit, and creditors मतलब to whom you have to pay the money on account of goods purchased on credit, राइट? तो सिंपली एक चीज ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का ही नाम लिख सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनली यू कैन राइट नेम ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और किसी का नाम नहीं लिख सकते हो। तो अपने आप से पूछो, क्या नरेश डेटर है मेरा? बोलो, नरेश डेटर है क्या? कहीं लिखा है तुम उसको गुड्स बेचा था? कहीं लिखा है तुम उससे गुड्स खरीदा था? नहीं। तो इसका मतलब नरेश तुम्हारा डेटर क्रेडिटर नहीं है, तो उसका नाम नहीं लिख सकते हो। तो नरेश का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, एंड द एक्टिविटी इज व्हाट? लोन लिए हो तुम, तो लोन वर्ड यूज करो, पूरा लिख दो, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, डेटर क्रेडिटर के अलावा किसी का नाम नहीं लिख सकते हो, तो नरेश का नाम नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री करते समय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नरेश नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम नरेश। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे देख हम लोग एंट्री जो करेंगे, इसीलिए देखो मैंने लिखा है लोन फ्रॉम नरेश, तो यहाँ पे एंट्री भी लिख लीजिए। एंट्री अपनी क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, पूरा अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, ठीक है? और अब एक चीज और ध्यान रखना कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा गुड्स होता है, जिसमें मैं डील करता हूं, उसका नाम नहीं लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं, तो उसके बदले क्या लिखते हैं? to deal उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। सपोज करो यू आर परचेजिंग द गुड्स, तो यू शुड राइट द वर्ड परचेजेस। सपोजिंग यू आर सेलिंग द गुड्स, तो यू शुड राइट द वर्ड सेल्स। सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया, यू शुड यूज द वर्ड सेल्स रिटर्न। परचेज किया हुआ गुड्स वापस कर दिया, यू शुड यूज परचेज रिटर्न। लेकिन अगर अदर देन द गुड्स हम कुछ भी खरीदते हैं, तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है? तो नहीं, पर्सनल यूज नहीं है, बिजनेस का यूज है, लेकिन हम लोग अदर थिंग्स का नाम लिखते हैं और अदर गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, उसकी एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, ठीक है? तो अब अपने आओ, ये सब कुछ कुछ रूल्स है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हम लोग यहां पे आ जा रहे हैं, सर हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर कौन सा? दो अकाउंट है ना, एक इज फर्नीचर अकाउंट एंड दूसरा इज कैश अकाउंट, है ना? तो फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? डेबिट होगा। कैश आ रहा है कि जा रहा है? क्रेडिट होगा। यानी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
डन ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर रिक्वायर्ड लगा ना कि आज हम लोग पूरा जर्नल एंट्री नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो बीच में एक क्लास और ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अपने जर्नल्स तो इतना सारा है ना, तो हो सकता है आज पूरा कंसेप्ट नहीं कर पाए हम लोग। पूरा कंसेप्ट तुम लोग को फास्ट ट्रैक में करवा देगा जितना हम नॉर्मल क्लास में करवाए, उसके लिए एक क्लास और रिक्वायर्ड लगा तो ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा फ्रॉम किससे? दिल्ली सेफ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो फर्नीचर बेचता है, ठीक है, तो हमने उससे खरीदा। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ट्रांजेक्शंस में अगर किसी का नाम परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, राइट, और कैश वर्ड मेंशन नहीं हो कि कैश में खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो ऑलवेज उसको क्या मानो? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? उधार में खरीद या उधार में बेच, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है, कैश तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब वी आर परचेजिंग द फर्नीचर फ्रॉम होम? दिल्ली से। तो तुम्हारे पास आया क्या? क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे थे तुम? मेरे से ही बात कर रहे हैं ना? अनुष्का, ये लगता है, देखो यही ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, यही होता है, बच्चा लोग क्या करता है ना, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम भी करता रहता है। तुम लोग कोरोना टाइम में तो बहुत ज्यादा बदमाशी करता था, ऑन रहता था, और तुम लोग देखता ही नहीं था, सोता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, करता था ना अनुष्का? अच्छा चलो देखो, यहां पे क्या हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एक अकाउंट अफेक्टेड हुआ विच इज अ रियल अकाउंट, दिल्ली सैफ से खरीदा, दिल्ली सैफ इज द पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आप सिंपली सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो, सिंस रियल अकाउंट है ना, तो तुम ये आइडेंटिफाई करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, डेबिट होगा। और जो दिल्ली सैफ है कौन है, रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है, क्रेडिट होगा। तो अपनी एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, यस। Amount is 40,000, 40,000. दिल्ली सेफ से अकाउंट होगा, हम तो ये डिस्क्लेमर पहले ही दिया ना, हम लोग का टीचर्स लोग का आदत क्या हो जाता है ना, हम लोग अकाउंट वर्ड छोड़ देते हैं लिखना। अकाउंट होगा, हर जगह अकाउंट होगा। हम थोड़ी देर पहले भी देख बोला था, हम बोला था कि हर जगह अकाउंट लिखना है। तो समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अब देख यहीं पे अपने ट्रांजेक्शन यहीं पे लिखा है, तो ऊपर से भले ही मत देखो, यहीं से देख लो। मैंने क्या ट्रांजेक्शन दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। आपने गुड्स खरीदा, खरीदा, आपके पास आया क्या? गुड्स आया। देखो एक चीज और ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं, अगर तुम गुड्स वर्ड यूज करोगे तो गुड्स इज अ रियल अकाउंट, अगर तुम परचेस वर्ड यूज करोगे तो परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस मतलब खर्चा है तेरा, नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स मतलब इनकम है तेरी, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर हम लोग गुड्स वर्ड यूज करें दैट बिकम्स अ रियल अकाउंट। हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं ना, यू आर परचेजिंग द गुड्स, परचेजिंग द गुड्स मतलब तुमको वर्ड क्या यूज करना है, मैंने बोल ही दिया था परचेज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, परचेज अकाउंट, एंड परचेज इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तुम्हारा क्या है, पैसा जा रहा है ना, मतलब एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होगा। या देख मैंने दूसरे तरीके से भी लिख दिया, देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, तुम लोग को ये चीज भी क्लैरिफाई किया है। गुड्स कम्स इन, अगर मैं गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो दैट इज अ रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आ रहा है, डेबिट होगा। बट नाम लिखेंगे नहीं, गुड्स क्या लिख देंगे, परचेजेस। तो मैंने परचेजेस लिया, एंड परचेज एक एक्सपेंसेस होता है। अच्छा अब अपने आइए नेक्स्ट पार्ट, कैश अकाउंट भी अफेक्टेड हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। योर एंट्री शुड बी हियर, योर एंट्री शुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर क्या बोल रहे हैं,
परचेजेस गुड्स फ्रॉम महेश, इसकी अब तुम लोगों से एंट्री पूछते हैं। तुम लोग इसको मत देखो, एक बार एंट्री ट्राई करो ना। परचेजेस गुड्स फ्रॉम महेश, पॉइंट नंबर 7, यहां से एक बार सबको ही कर लो, फिर जिससे मैं पूछूं वो आंसर देना। इसकी एंट्री अपनी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू महेश, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट वन, 8th नंबर, इसकी एंट्री मान्या बताएगी। वैसे करना सभी मान्या आंसर देगी। करना सही है ना, कैश टू सेल्स। तनिषा कर रहा है, तुम कोशिश कर रहे। एंट्री शुड बी वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए 9th नंबर, इसमें मैंने बेसिक चीजें समझाने की कोशिश किया इस एग्जाम्पल के थ्रू। सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, ऊपर में कैश था, अभी क्रेडिट में है, तो गया तो गुड्स है, तो गुड्स गया है तो टू सेल्स होगा, डेबिट क्या हो जाएगा, श्याम। मतलब एंट्री क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गॉट इट, राइट है। मतलब धीरे धीरे चीजें पकड़ में आ रही है कि कैसे एंट्री करनी है। नेक्स्ट आइए, अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो इसकी एंट्री हम लोगों को तनीषा बताए। तो एंट्री शुड बी, देख कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, हु इज द गिवर, श्याम इज द गिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंट्री हम लोगों को रिद्धिमा बताएगी। महेश टू कैश, महेश इज द रिसीवर, डेबिट होगा, एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश क्रेडिट होगा। गुड ना, महेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री तो तुम लोग समझ गया मतलब। शिवांश अंशुमन, हिटर क्रिएटर है ना वो लोग तो। शिवांश, अंशुमन, अनुष्का, समर, तुम लोग को भी समझ में आया सब। बट ध्यान रखना, हम लोग ये फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि बस हो गया तो वीडियोस नहीं देखेंगे, जर्नल्स का प्रॉपर पूरा वीडियोस देखना। भले स्लोली देखते रहना, धीरे धीरे, लेकिन देखते रहना। चलिए अब देखिए, मैंने यहां पे डिस्कस किया है सिंपल जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं, हम लोग को पता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, मोर देन वन डेबिट मोर देन वन क्रेडिट, ठीक है। दिस वन, एक बार इसमें आते हैं, कैपिटल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में मैंने दिया, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ₹50,000 इन कैश एंड ₹2 lakhs बाई चेक। इसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपये कैश लाया और 2 लाख रुपया चेक से लाया, तो चेक्स वर्ड जब भी यूज होगा तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, बैंक। तो आपके पास आया क्या, बिजनेस में क्या आया, कैश आया और चेक आया, चेक की जगह बैंक लिखोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हु इज द गिवर, ओनर, मतलब टू कैपिटल, यही होगा ना। तेरे पास आया क्या, कैश आया और क्या आया, चेक आया, तो ये सब रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन दोनों को डेबिट करेंगे, एंड हु इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, तो ओनर का नाम क्रेडिट करेंगे, ओनर का नाम लिखते क्या लिख देंगे, कैपिटल। तो योर एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए, अब एक बार इसको भी देखते हैं, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, इसकी एंट्री आकांक्षा बताइए। बैंक टू कैश, क्योंकि डिपॉजिट जब बैंक में करोगे तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट होगा, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, तो एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो ये एंट्री ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखी है, समझ के रखो क्या है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक, ये एंट्री हम लोग को अनुष्का बताए। गुड्स आ रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन बैंक से जा रहा है तो टू बैंक। अब एक चीज ना तुम लोग थोड़ा सा लर्न कर ले, कंसेप्ट तो समझ ही रहे हो, जब भी पैसा आएगा तो कैश या बैंक डेबिट ही होगा, जब भी पैसा जाएगा तो कैश या बैंक क्रेडिट ही होगा, ये ध्यान रखना। तो उससे क्या होगा, तुम एंट्री लिखते समय रूल्स में अगर गड़बड़ कर रहा हो तो भी तुमको याद आ जाएगा, अच्छा सर बोले थे कैश या बैंक आएगा तो डेबिट ही होगा, कैश या बैंक जाएगा तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है, तो ये याद रखना।
अब अपने आते हैं दिस वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू रमेश। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे रमेश इज द रिसीवर एंड व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स इज गोइंग आउट। योर एंट्री इज रमेश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। हाँ, परचेज डेट लिखने के लिए बस समझाने के लिए बताते हैं। हुआ क्या, रमेश इज द रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर, रमेश को डेबिट कर दिया। गया क्या तुम्हारे गुड्स गया, तो गुड्स क्या रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को क्रेडिट कर दिए। तो एंट्री क्या हो गई, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। लेकिन मैंने बोला ना गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखते हो, जो एक्टिविटी है वो लिखते हो। आप गुड्स किसी को वापस कर रहे हो तो परचेज किए होगे तब ना वापस कर रहे हो, तो दिस इज परचेज रिटर्न, तो आप क्या लिखोगे, परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। एंड परचेज रिटर्न को ना एक दूसरे नाम से भी जाना, परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, गुड्स जो तेरा खरीदा हुआ था वो तुम वापस कर रहा है, वापस कर रहा है मतलब आउट कर रहे हैं ना, तो इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोला। परचेज रिटर्न कैन बी टर्म्ड एज रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। कुछ कुछ चीजें हो सकता है तुम लोग इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो वापस से ये वीडियो देख सकता है, अवेलेबल रहेगा हमारे पास, पूरा डिटेल्ड वीडियोस भी है, वो तो देखना ही है तुम लोग को, ध्यान रखना। तो बेसिकली क्या हुआ, रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब क्या हुआ, जो गुड्स आउट करते हैं खरीदा हुआ उसको रिटर्न्स आउटवर्ड बोलते हैं। अब देख सपोज कर लो मैंने मान्या को गुड्स बेचा था, मान्या ने मुझे गुड्स वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो वो गुड्स मेरे पास क्या हो रहा है, आउट हो रहा है कि इन हो रहा है। हम अपने पॉइंट से सोचेंगे, मेरे पास तो इन हो रहा है ना, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये परचेज रिटर्न है, आपकी एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, चलिए इसमें आइए, पेड सैलरीज इन कैश, ये आंसर हम लोग अनीशा देंगे। चीटिंग करके नहीं दे रहा है, नीचे लिखा होगा। ठीक है ना, उसका राइट बोलिए, ये सैलरीज टू कैश, बिकॉज सैलरी इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा, एंड कैश इज गोइंग आउट तो कैश क्रेडिट होगा। गुड, तुम लोग तो सीख गए। दिस वन, कितु मैन से देख, नीचे चिटिंग मत करना। क्योंकि क्या ना बच्चा लोग है, ध्यान चला ही जाता है, ध्यान जाने का तो आंसर दे देंगे तुरंत। अभी हम फिजिक्स का टीचर, ये क्या हो रहा है समझ, विड्रू कैश, तुम कैश निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, मतलब घर लेके जा रहे हैं, मतलब ओनर बिजनेस से पैसा ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो पैसा ले रहा कौन है, रिसीवर कौन है, ओनर, रिसीवर इज द ओनर, तो ओनर है रिसीवर, तो ओनर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और ओनर का अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। यानी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रिसीवर डेबिट होता है और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा। योर एंट्री शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, तुम लोग यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा विद कंसेप्ट डाला है यहाँ पे। तो चेक से पेमेंट थोड़ी हुआ, यहाँ कहाँ बोला है बैंक, तो स्पेसिफिक होना चाहिए ना। ठीक है, स्पेसिफिक होगा तब बैंक लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, अदरवाइज कैश। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट आइए, चलो यहाँ पे भी एक पार्ट ले ही लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले एक बार थोड़ा सा ना एक कंसेप्ट ले लो। कंसेप्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब नॉर्मली सबको ही समझता होगा। डिस्काउंट मतलब क्या हो, तुम मेरे से एक प्रोडक्ट खरीदने आया एंड प्रोडक्ट मेरा सपोज कर लो 1000 रुपये का है, तो सपोज कर लो ये आकांक्षा बोलते सर इसको 900 रुपया में दे दीजिए, मतलब क्या हुआ, सी इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू। ठीक है, दो तरीके का डिस्काउंट होता है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज कैश डिस्काउंट।
सपोज कर लो मेरे पास आई, बोली सर 900 रुपया में दे दीजिए, हम सीधा आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, नो मैम 900 रुपया में नहीं दे सकते, 1000 रुपये लगे। लेकिन ये बोली सर एक नहीं लेना है, मेरे को 10,000 कैलोरी, हम सोचे इतना वॉल्यूम में खरीद रहा है ना, तो हम बोलेगा ठीक है 900 रुपये में ले लीजिए। तो ये जो डिस्काउंट हम दिया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको बुक्स में नहीं दिखाया जाता, इसमें हम इसके साथ जो डीलिंग कर रहे हैं 900 पे ही तो कर रहे हैं ना, तो 900 पे रिकॉर्डिंग हो। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा, 900 रुपया पे ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम इसको बोला देखिए मैम, अगर आप मेरे को आज ही पैसा दे दोगे तो हम आपसे 5% कम लेंगे, और 5% कम पैसा दोगे तो, नहीं तो नहीं, तो नहीं तो एक महीने बाद पैसा देना, पूरा पैसा देना। तो दिस डिस्काउंट इज नोन एज द कैश डिस्काउंट। लालच है, जल्दी पैसा लेने के लिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, एंड दैट डिस्काउंट इज नोन एज द कैश डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। अब ये कैश डिस्काउंट की कहानी है। देखो क्या बोला मैंने, परम को जो मेरा क्रेडिटर है उसको 39,000 दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹40,000। मुझे 40,000 रुपया देना था, मैंने उसे 39,000 देके सेटल्ड कर दिया, और नहीं देंगे। इसमें मेरे को क्या फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कितने का? 1,000 रुपए का। तो इसको क्या बोला जाता है पता है? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है। सिंस मेरे को फायदा हो रहा है, दैट मीन्स आई एम रिसीविंग द डिस्काउंट, मैं उसको बोलूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड सामने वाला इसको क्या बोलेगा? डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो देख यहां पे अपने क्या एंट्री पास की, हु इज द रिसीवर? परम। तो परम क्या रिसीव किया? 40,000 का अकाउंट सेटल किए, साथ साथ पैसा कितना दिए? कैश कितना गया? बैंक से पैसा गया ना, कितना? 39,000। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन। गेन मतलब इनकम, इनकम मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 1,000 रुपीज से डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है परम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए, एक बार इसको भी करते हैं। इसको एक बार तुम लोग अपने आप ट्राई करना, इसको पढ़ो देखो। जिससे पूछे वही आंसर देना। उसका तुम आंसर दे, क्या होना चाहिए? अंशुमन, मेरे को लगता है एक क्लास और लेना। कौन बता क्या? और कौन कौन बता? तुम ही बता रहा है तनीषा? हाँ हाँ, नहीं, चलो देखो, एक बार हम समझा देते हैं, फिर तुम लोग जो जो को आता है वो लोग बताना कि हम राइट बताया क्या। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यू आर रिसीविंग द चेक, चेक रिसीव कर रहे हो, पैसा आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, कैश या बैंक डेबिट ही होगा जब भी पैसा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पैसा आ रहा है लेकिन कैश में नहीं आ रहा है, चेक से आ रहा है, तो बैंक डेबिट होगा। क्लियर ये चीज? अदरवाइज तुम दूसरे तरीके से समझ लो, बैंक अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, बैंक इज द रिसीवर, तो रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे एक अकाउंट जो मेरा आएगा दैट इज बैंक अकाउंट। कितना कितना मिला है भाई तुमको?
29,500 डेटर से मिला, किससे? सुरेंद्र से, जिससे पैसा कितना लेना था? 30,000, यानी 500 रुपया नहीं मिला। सेटलमेंट वर्ड यूज कर दिया ना, मतलब 500 रुपया नहीं मिला और अब मिलेगा भी नहीं, तो ये मैंने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? मेरे को लेना था तनीषा से 30,000 रुपया, सी इज गिविंग ओनली 29,500, बोली सर बस इतना ही और नहीं देंगे, तो इसका मतलब मेरे को तो 500 का नुकसान हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेगा? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस फॉर मी, तो लॉस शुड बी डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 रुपया। टू, हु इज द गिवर? सुरेंद्र, और ये डेटर है तो इसका नाम लिखेंगे सुरेंद्र अकाउंट, एंड यहां पे अमाउंट कितना आएगा? 30,000। डन? आ रहा समझ में? नेक्स्ट आओ, जैसे अपने बात करते हैं टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है, तो टेलीफोन बिल का पेमेंट हुआ है तो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? बता अनुष्का तुम। बिल अकाउंट डेबिटेड, बिल बोल के ना अकाउंट्स में कोई वर्ड नहीं, एक्सपेंसेस है ना, तो इसको एक्सपेंसेस लिख दे, चार्जेस लिख दे। बिल मतलब होता है कोई अकाउंट नहीं हो तो ड्राफ्टेड पार्ट होता है, तो एक्सपेंसेस वर्ड लिखना है, चार्जेस वर्ड लिखना है। ठीक है, तो टेलीफोन चार्जेस है ना, तुम्हारा खर्चा है, तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको क्या करना चाहिए? टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, योर एंट्री शुड बी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हम आते हैं एक पॉइंट और में, इसमें देखिए फिटिंग मत करना, नीचे लिखा हुआ है, सोचो क्या होना चाहिए? ओनर इज द रिसीवर, तो ओनर डेबिट होना चाहिए, तो ओनर को तो डेबिट करेंगे नहीं, उसके बदले क्या डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग्स। तो आपकी यहां पे एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। चलो ये तो क्लियर हो गया सर। अब मेरे पास से जा क्या रहे? गुड जा रहा है, कैश तो जा नहीं रहे, तो मैंने क्या किया? यहां पे लिख दिया टू गुड्स अकाउंट। अब उसमें आते हैं, रुक जा, हमको तो समझाना ना, तो एज ए टीचर हम लोग को तो डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? टू गुड्स, मैंने बोला था गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? गुड्स बेचे तो नहीं है ना? बेचे है क्या? नहीं, गुड्स बेचा है क्या? तुम बेचा नहीं है तो सेल्स नहीं लिख सकता है, अदरवाइज सेल्स लिखते। तो गुड्स, इसमें एक कंसेप्ट आता है जो हम तो नॉर्मल क्लास में तो कंसेप्ट बोल के लिखा है, रूल्स नंबर 1, रूल 3 ऐसे करके लिखा है। तो जब भी गुड्स अदर देन फॉर सेल यूज होता है या अदर देन फॉर सेल है, तो उस समय तुम सेल्स को क्रेडिट नहीं करते हो, किसको क्रेडिट करते हो? परचेज को क्रेडिट। आपको यहां पे गुड्स की जगह क्या लिखना है? परचेजेस लिख। जब भी गुड्स अदर देन द फिर सेल जाएगा ना, तो उस समय उसको परचेज को क्रेडिट कर। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुड्स जा रहा है परचेज लिखेंगे क्योंकि कम कर रहे हैं गुड्स को, तो ये एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। इसी तरह देखो नेक्स्ट एक और पार्ट आ गया, देखो क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 गिवन ए सैंपल्स। तो क्वेश्चन इज, सबसे पहले पेज नंबर 57 है तनिषा। क्वेश्चन इज, सबसे पहले ये रिलेट करो कि हम लोग गुड्स को फ्री सैंपल्स में क्यों बांटते हैं? सेल्स बढ़ाने, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ना, एडवर्टीजमेंट हुआ ना, इसको एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं ना, और यू कैन से सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो बेसिकली यहां पे ध्यान दो, हमने गुड्स 2,500 का यूज किया एज फ्री सैंपल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट किया, मेरा खर्चा है कि नहीं है? अरे गुड्स तो मेरे पास से चला गया, पैसा कुछ आया ही नहीं, मतलब मेरा खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? डेबिट होना चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर दे, नाम इसको क्या देते? एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन दे दो, ठीक है। तो देख यहां पे मैंने बोला सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिटेड,
या सैंपल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, और यू कैन से एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, यू आर मेकिंग एडवर्टीजमेंट ओनली, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड। टू, तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, गुड जा रहा है, बेच रहे हो तुम ना, तो क्या सेल्स तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, परचेजेस, योर एंट्री शुड बी दिस वन। चलो इसमें भी देखो क्या होगा, सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, ये शायद सबको बता देगा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2500 गिवन एज डोनेशन, एंट्री क्या होनी चाहिए, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, तो टू कैश होता, डोनेशन टू कैश हो जाता। चैरिटी में मतलब गुड्स मतलब कैश गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी टू कैश हो जाता, डोनेशन टू कैश हो जाता। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, टू गुड्स हो गया, टू गुड्स मतलब टू परचेज, ठीक है। अच्छा अब कुछ होमवर्क भी लो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सॉल्यूशन के साथ है, सॉल्यूशन देखना नहीं, पहले करना उसके बाद देखना। दिस वन इज ऑल्सो योर होमवर्क। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 होमवर्क है, फॉर्मेट बना के मत करना, नॉर्मली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 5 भी होमवर्क में ले लो, क्योंकि जर्नल्स करना जरूरी है, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जरूरी नहीं है, तुम कई बार क्या करना है, तुमको लग रहा है तो बहुत सिंपल एंट्री है सर, परचेज टू कैश होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना। बट तुम अभी सीख रहे हैं ना, तो मेरे को तो बेसिक बेसिक से ही लेके जाना पड़ेगा। अपने एडवांस में जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक तो समझे। अच्छा डिस्काउंट एंड रिबेट, एक ही बात है, डिस्काउंट एंड रिबेट दोनों सेम टर्म है। डिस्काउंट एंड रिबेट, ये पेज नंबर तुम लोग का 61 में है। डिस्काउंट एंड रिबेट अभी अभी हम लोग समझ चुके हैं। डिस्काउंट में दो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, क्यों दिया जाता है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, है ना। और कैश डिस्काउंट बुक्स में दिखाया जाता है, जल्दी पैसा लेने के लिए दिया जाता है। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव के नाम से दिखाया, ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, पेज नंबर 66। बैड डेट क्या होता है पता है, नहीं उधार लोन नहीं होता बैड डेट। बैड डेट मतलब जो पैसा लेना था डेटर से वो डूब गया, अब नहीं मिलेगा। तो देख डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से दिए कि भाई ठीक है मान्या तुम ये अमाउंट मत देना मेरे को, जल्दी पैसा दे दे, तो दैट इज डिस्काउंट। लेकिन अगर सपोज मान लो एक बंदा जिससे हमको पैसा लेना था वो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, अब उससे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो दैट अमाउंट इज नोन एज द बैड डेट। तो हमको डेटर से पैसा मिलता तो मैं करता कैश टू डेटर्स, नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलना ही नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा उसको, बैड डेट टू डेटर। बैड डेट इज अ लॉस फॉर अस। मेरे को एक डेटर से पैसा लेना था, राम से पैसा लेना था 2 लाख रुपया, राम इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरा पैसा तो डूब गया ना, तो डूब गया मतलब नुकसान हो गया, नुकसान मतलब लॉस, लॉस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मुझे लॉस को डेबिट करना पड़ेगा, इसको नाम क्या देते हैं, बैड डेट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड। और ये लॉस देने वाला कौन है मेरे को, हु इज द गिवर, डेटर। तो डेटर क्या होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट होना चाहिए। इसमें मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करेगा। डेटर कौन है, डेटर कम हो रहा है ना तुम्हारा, डेटर कम हो रहा है, क्या पैसा मिलेगा नहीं, यानी डेटर इज रिड्यूसिंग, तो डेटर कम हो रहा है। डेटर क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि रिसीवेबल है, तो डेटर एसेट होता है, तो तुम क्या करेगा, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स मतलब क्रेडिट करेंगे, दोनों अप्लाई कर सकता है तुम। तो ध्यान रखना जब भी बैड डेट होगा, योर एंट्री शुड बी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। अच्छा अब क्या हुआ ना, सपोज कर ले कि ये पर्सन है कि इसमें एक बैड डेट रिकवर्ड बोल के कंसेप्ट होता है, वो भी हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं यहीं पे। सपोज कर लो एक पर्सन मेरा 3 साल पहले बैड डेट किया, ठीक है, समय उसके पास पैसा नहीं था, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैड डेट कर दिया। अब अचानक से आके इस साल उसके पास पैसा आ गया और उसमें इंसानियत भी थी, तो बोलता है एक काम करते, सर का पैसा डूब गया था, सर को जाके पैसा दे।
तो बोला सर 3 साल पहले याद है हम पैसा नहीं दे पाए थे, बैड डेट हो गया था, ये ले लीजिए प्लीज। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेरे लिए तो इनकम है, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज आई एम रिसीविंग द कैश, तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। एंड यहाँ पे क्रेडिट मैं किसको करूं, मेरे लिए इनकम है, इनकम का नाम क्या है, बैड डेट रिकवर्ड। तो बोलेंगे बैड डेट जो हो गया था वो मिल गया वापस, इसको बोला जाता है बैड डेट रिकवर्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पीछे कहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और होमवर्क लो, प्रॉब्लम नंबर 7। ये देखो आ गया बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। चलो ये 3 एंट्री करते हैं, एक बार अपने आप ट्राई करो तो देखो, समझते हैं। मेरे को बोला गया ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल, मतलब नहीं मिलेगा, बैड डेट है ना। एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, राइट, सबका राइट है, गुड। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, तुमको उससे, देख इंसॉल्वेंट मतलब ये थोड़ी है पूरा पैसा डूब जाएगा, तक कुछ डूब जाए कुछ मिल जाए। सोहन जो इंसॉल्वेंट हुआ, तुमको उसके ऑफिशियल रिसीवर से, मतलब उसके जो केयर टेकर है उससे तुमको 60 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपया में 60 पैसा, मतलब 60% तुमको मिल गया। तो 60% मिला, मतलब देख क्या क्या अकाउंट अफेक्टेड हुआ, तुम्हारे पास कैश आया और तुमको नुकसान हुआ, कितना कैश आया 60%, कितना नुकसान हुआ 40%। और हु इज द गिवर, सोहन, तो सोहन गिवर है। तो देख क्या होना चाहिए, कैश आ रहा है ना, डेबिट होगा, बैड डेट लॉस है ना, डेबिट होगा, एंड सोहन गिवर है ना, क्रेडिट। रिकवर्ड थोड़ी है ये रिकवर्ड कहां हुआ, जो मिल गया तो बैड डेट थोड़ी हुआ था, वो तो अभी मिल रहा है ना, अगर बैड डेट होने के बाद मिले तो उसको बैड डेट रिका, हाँ कैश। तो यहां पे योर एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना मिला 10,000 का 60% कितना होता है 6,000, और कितना डूब गया 4,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू हु इज द गिवर, सोहन, कितने का गिवर है 10,000। ठीक है, मैंने राइट किया। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज बैड डेट रिकवरी, लास्ट ईयर बैड डेट हो चुका था, नाउ यू आर रिसीविंग बैक, तो दिस शुड बी बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट इज 700। ठीक है, ये पूरा यहां तक जो मैंने कराया उसको गो थ्रू करके रखना। सेकंड वाला बताए, सेकंड वाले में क्या हुआ ना कि सोहन जो था तेरा डेटर वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बैंकरप्ट हो गया। अब क्या हुआ, बैंकरप्ट हो गया, तेरे को उससे 10,000 रुपया लेना, बट वो बोला जैसे तुम लेने गया तो वो बोला कि देखिए उसका ऑथराइज पर्सन जो था बोला देखिए मैम ये तो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, लेकिन हाँ ठीक है आपका ड्यू 10,000 था, आपको हम 6,000 दे सकते। तो तुम बोला ठीक है वही दे दीजिए, तो तुम रिसीव कितना किया 6,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 6,000, और जो 4,000 तो बोला नहीं मिलेगा मैम, बैड डेट हो गया, डूब गया, तो डूब गया मतलब लॉस, तो लॉस को बैड डेट बोलेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, एंड हु इज द गिवर, डन। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस तो मतलब नॉमिनल अकाउंट हुआ ना, बैड डेट रिकवर्ड इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डूबा हुआ पैसा वापस मिला तो इनकम है। ठीक है, तो हम लोग आज और कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा करेंगे तो एकदम ऊपर से निकल जाएगा, तो तुम लोगों से लेकिन एक क्लास और डिस्कस कर लेते हैं इसका।